नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही के समय में हमने देखा कि किस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है, पर अभी इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा। अभी बहुत सारे प्रोसेसेस बाकी हैं इसको लेके, और जिस तरह से यहाँ पे अप्रूवल आया है, एक तरह से केंद्र सरकार ने मन बिल्कुल बना लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, यानी कि राज्यसभा और राज्यों का और केंद्रों का चुनाव एक साथ ही होने वाला है। तो किस प्रकार से ये चुनाव आगे होगा, किस प्रकार से इसका एडवांटेज मिलेगा, क्या क्या डिसएडवांटेज है, इसे हमें एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट से देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव क्या कॉन्सेप्ट है, और क्या भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव देख रहे हैं, या इससे पहले भी कभी हुआ करता था। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि एक हाई लेवल कमेटी बनी थी और इसकी अध्यक्षता फॉर्मर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी कर रहे थे, और इन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी बुलाया था। इस पूरी कमेटी में बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने सब कुछ समझा, होलिस्टिक व्यू से समझा किस तरह से एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, क्या होने से कोई फ़ायदा है, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हर चीज़ को समझ के ये डिसाइड किया कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। और क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है, यही सब यूपीएससी आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा। तो उसी के पर्सपेक्टिव से हमको देखना है सारी चीज़ें। पिछले साल ये सरकार जो थी, इसने एक साथ एक चुनाव के तरीके को सुझाने के लिए कोविंद समिति गठित की थी। राष्ट्रीय ही लोकसभा, राज्यसभा के राज्य की विधानसभाओं और नगर पालिकाओं में संवैधानिक संशोधन की संस्तुति करने वाली समिति ने इस साल मार्च में लोकसभा चुनाव के पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कोविंद पैनल ने पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव भी कराने थे। उसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के अनुसार कराने की, या बोला था कि चुनाव कराने की सिफारिश भी की थी। अगर 2029 में एक साथ चुनाव लागू होंगे तो इस प्रक्रिया को अभी से ही शुरू करना होगा, ऐसा इस कमेटी ने कहा है। यानी कि अगर ये चुनाव हुए तो बहुत सारे असेंबलीज, बहुत सारे राज्य जहाँ पे अभी गवर्नमेंट बनी हुई है, ये भंग हो सकती है 3 साल के भीतर। एक राष्ट्र एक चुनाव का रोड मैप क्या बताया गया है। संसद द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि पर संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन में किए जाएंगे। यानी कि पहली बात तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अनुच्छेद हैं जो इससे संबंधित हैं, उनके प्रावधानों में यहाँ पे तौर तरीके बदले जाएंगे। एक साथ चुनाव कराने के लिए कई राज्य विधानसभाओं को उनके 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति से बहुत पहले 2029 में को भंग करना होगा। कोविंद पैनल ने ये कहा है कि तय करने का काम केंद्र पर छोड़ दिया गया है, या एक साथ चुनाव कराने के लिए कब तैयार हो सकता है, लेकिन यह रोड मैप सुझाया भी है। मतलब यहाँ पे बेसिकली कब चुनाव को अप्लाई करना है, एक राष्ट्र एक चुनाव कब से होना चाहिए, ये सब कुछ समझदारी पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की छोड़ दी गई है, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की भी। पर रोड मैप अभी से ही तैयार करना पड़ेगा। मोदी कैबिनेट द्वारा पैनल की सिफारिश को स्वीकार करने के बाद यह एक बार का बदलाव अपरिहार्य परिणाम होने जा रहा है। पिछले साल जिन 10 राज्यों में नई सरकारें बनी, उनमें 2028 में फिर से चुनाव होंगे। नई सरकारें लगभग 1 साल या उससे भी कम समय तक के लिए सत्ता में रहेंगी। ये राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटका, तेलंगाना है, मिजोरम है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान भी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत भी देते हैं तो भी उनकी सरकारों को 2 साल या उससे कम समय तक चलेगी, क्योंकि इनके अगले चुनाव 2027 में है, यानी कि 2 साल बाद अगले चुनाव है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, इसी तरह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, असम और केरल में ऐसी सरकारें होंगी जो अगले विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने की स्थिति में भी, अगर बहुमत से ये सरकार बना लेती तब भी यहाँ पे 3 साल तक ही चल पाएंगी, क्योंकि इनके चुनाव 2026 में होने वाले हैं। इसके अलावा केवल अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा इस साल चुनाव में जा रहे हैं, तो इनको कम से कम 4 साल का वक्त मिलेगा। इसके अलावा कुछ राज्यों में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव होंगे, जबकि शेष राज्य इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, जहां 5 साल तक एक ही सरकार चल सकती है। इसके अलावा एक साथ चुनाव से क्या अभिप्राय है, यानी कि इसका मतलब क्या है एक साथ चुनाव होने से। एक साथ चुनाव, इसे लोकप्रिय रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव के नाम से या वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे नागरिक केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार एक साथ चुन पाएगी।
अब ये ऐसी पहली बार नहीं है कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन सबसे पहली बार होने जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट या तो बहुत ज़्यादा नया है हमारे लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि एक ही समय में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं का चुनाव होगा। वर्तमान में ये सभी चुनाव एक दूसरे के स्वतंत्र रूप में आयोजित किए जाते हैं। राज्यों का चुनाव अलग होता है, केंद्र का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है और राज्य विधानसभाओं का चुनाव अलग होता है। अब प्रत्येक निर्वाचित निकाय की शर्तों के अनुसार समय सीमा निर्धारित की जाती है और इसी समय सीमा के अंतर्गत सारे कार्य करने होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें पहले कब कब एक साथ चुनाव हुए हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। आज़ादी के बाद देश में पहली बार 1951 में चुनाव हुए थे और तब लोकसभा के साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के भी चुनाव हुए थे। फिर उसके बाद 1957, 1962, 1967 में एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हुआ करते थे। अब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था एक पर्टिकुलर पार्टी का डोमिनेंस, जो थी कांग्रेस। जब कांग्रेस ने भारत को आज़ाद कराया उसके बाद से ही कांग्रेस की लोकप्रियता जारी रही और क्योंकि बाकी और रीजनल पार्टीज थी नहीं, राज्यों के पास और कोई विकल्प भी नहीं था, लोगों के पास और कोई विकल्प भी नहीं था, इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव कराना आसान था और उसका परिणाम हमेशा एक जैसा रहता था। यानी कि केंद्र में भी एक ही पार्टी की सत्ता होती थी और राज्यों में भी एक ही पार्टी की सत्ता होती थी। 1968 to 69 के बाद ये सिलसिला टूट गया क्योंकि कुछ विधानसभाएं विभिन्न कारणों से भंग भी कर दी गई थी। अब क्योंकि भंगित हो गई थी ये पर्टिकुलर विधानसभाएं, तो यहाँ से फिर से चुनाव करना एक साथ नामुमकिन सा हो गया था। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में मद्रास के क्षेत्र को हटाकर किया गया था। उस वक्त इसमें 190 सीट की विधानसभा थी। इसके बाद की बात करें, आंध्र प्रदेश में पहले राज्य विधानसभा चुनाव फरवरी 1955 में हुए, दूसरे आम निर्वाचन 1957 में हुए। 1957 में 7 राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त नहीं हुआ। ये 7 राज्य बिहार, बॉम्बे, मद्रास, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल थे। सभी राज्य विधानसभाओं को भंग कर दिया गया था ताकि साथ साथ चुनाव हो सके। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को 1956 में पारित किया गया। एक साल पश्चात दूसरा निर्वाचन 1957 में हुआ। क्या यह पहली बार है अगर हम बात करें कि भारत में एक साथ चुनाव करने के प्रस्ताव रखे जा रहे हैं? नहीं, इससे पहले भी बहुत बार लॉ कमीशन, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन और सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने बार बार कहा है कि एक साथ हम चुनाव करवा सकते हैं। तो अगर बात करें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राजनीतिक दलों के साथ साथ भारत के चुनाव आयोग द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। 1957 में 7 राज्य बिहार, बॉम्बे, मद्रास, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक साथ चुनाव हुए थे। 1967 के चौथे आम चुनाव को एक साथ चुनाव होने के में भी प्रचलन रहा है, जब एक के बाद एक केंद्र सरकारों ने संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल कर राज्य सरकारों को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही बर्खास्त कर दिया था। राज्यों और केंद्र में गठबंधन सरकारें गिरती नहीं तो देश में साल के दौरान अलग अलग समय पर चुनाव होते रहे। तो ये जो सिस्टम था एक राष्ट्र एक चुनाव का 1968 के बाद काफ़ी बदल गया। इसके बाद एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में अब एक वर्ष में 5 से 6 चुनाव होते हैं। यानी कि एक साल में कभी राज्यसभा, कभी बाय लॉज या फिर छोटे मोटे चुनाव को लेके एक साल में 5 से 6 चुनाव होते हैं। इसके अलावा नगर पालिका और पंचायत चुनाव को भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो चुनावों की संख्या और कई गुना बढ़ जाती है। ये तो बस आप राज्य और केंद्र की बात करें, अगर नगर पालिकाओं और पंचायत भी ले लें तो ये कई गुना बढ़ जाएंगी। एक साथ चुनाव कराने की ज़रूरत क्या है? सबसे पहली बात तो हमको ये जो कॉन्स्टेंट फेज़ में गवर्नमेंट मशीनरी रहती है, हर वक्त चुनाव चलता रहता है, तो इस मशीनरी से छुटकारा पाना है। पहली चीज़ तो ये, मतलब इस पर्टिकुलर मोड से छुटकारा पाना है। साथ ही साथ सरकारें, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हमेशा ये कैंपेन इलेक्शन मोड में रहते हैं और इसी वजह से यहाँ पे दिक्कतें देखी जाती हैं। इस मुद्दे पर विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर चर्चाएं होती रही हैं, विशेषकर 2014 के बाद से, जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विचार का समर्थन किया था। बार बार होने वाले चुनावों से सरकारी खजानों पर बहुत ज़्यादा खर्चे का बोझ बढ़ता है। यानी कि अगर इलेक्शन कैंपेन की बात करें, कैंपेनिंग में पैसा चाहिए होता है। अगर इतना ज़्यादा चुनाव होगा तो कैंपेन में पैसा लगता रहेगा। अगर राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्च को भी जोड़ लिया जाए तो आंकड़े और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अतुल्यकालिक चुनाव अनिश्चितता और अस्थिरता का कारण बनते हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला, व्यावसायिक निवेश और आर्थिक विकास भी बाधित होते हैं। असंयमित चुनाव के कारण सरकारी मशीनरी में व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे नागरिकों को कठिनाई होती है। सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा बलों को
के बार बार प्रयोग से इनके कर्तव्यों के निर्वहन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लागू होने से बहुत सारे विकास कार्य भी रुक जाते हैं, क्योंकि बताया जाता है ना, जिस दिन से इलेक्शन के डेट्स अनाउंस होते हैं टिल जिस दिन इलेक्शन होगा तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट काम में रहता है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय में कोई भी नई परियोजना आप नहीं लॉन्च कर सकते। चरणों में चुनाव कराने से मतदाता थक भी जाते हैं और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने में भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। अगर बात करें भागीदारी की, तो बार बार अगर आप चुनाव करने की प्रक्रिया में शामिल होंगे तो आपको भी थकान लगेगी। वोटर लिस्ट में नाम ढूंढो, उस हिसाब से फिर कार्य करो, तो ये सारी दिक्कतें हैं। अब 7 देशों में चुनाव प्रक्रिया पर जब रिसर्च हुई थी तो कोविन पैनल के मुताबिक एक साथ चुनाव के लिए अन्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया, जिसका उद्देश्य चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए संबंध बेहतर अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं और स्टडी की गई। मतलब कहाँ कौन कौन से देशों में ऐसा कार्य होता है कि एक साथ चुनाव होते हैं, वो बताया गया। एक देश एक चुनाव रिपोर्ट तैयार करने से पहले 7 देशों की प्रक्रिया देखी गई, जिसमें स्वीडन था, बेल्जियम था, जर्मनी था, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान और फिलीपींस थे। इन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा गया कि किस प्रकार से यहाँ पे चुनाव होता है। इसके बाद अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में बताया कि यहाँ वोटर नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों के लिए एक साथ वोटिंग करते हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जैसे हमारे यहाँ राज्यसभाएं होती हैं ना, माफ़ कीजिएगा, राज्य विधानसभाएं होती हैं, वैसे ही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होता है। स्वीडन की बात करें तो ये देश आनुपातिक चुनावी प्रणाली अपनाता है, यानी कि राजनीतिक दलों को उनके वोटों के आधार पर निर्वाचित विधानसभाओं में सीट सौंपी जाती हैं। उनके पास एक ऐसी प्रणाली है जहां संसद, काउंटी और नगर परिषदों के लिए चुनाव एक ही समय में होता है। ये चुनाव हर 4 साल में सितंबर के दूसरे रविवार को होता है। इसके अलावा जर्मनी की बात करें तो समिति के सदस्य सुभाष सी कश्यप ने बुंडेसटैग द्वारा चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया के अलावा अविश्वास की संरचनात्मक वोट में जर्मनी मॉडल का समर्थन भी किया है। उन्होंने जापान की प्रक्रिया का समर्थन किया है। जापान में प्रधानमंत्री को पहले नेशनल डाइट सिलेक्ट करता है, उसके बाद सम्राट मुहर लगाते हैं। 2019 से एक साथ चुनाव करा रहा इंडोनेशिया भी इस स्टडी में शामिल था। अगर बात करें समितियों के कौन कौन और सदस्य थे, रामनाथ कोविंद जी, ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। वकील थे हरीश साल्वे जी, ये वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उसके बाद 3 नेता भी इसमें पार्ट रहे हैं, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी जो एक कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही साथ गुलाम नबी, ये डीपीए पार्टी से बिलोंग करते हैं। 3 पूर्व अफसरों को भी इसमें मिलाया था। अफसरों में एनके सिंह थे, ये 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप, ये लोकसभा के पूर्व महासचिव रहे हैं। संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी पिछले साल 2 सितंबर को बनी थी। 23 सितंबर 2023 को दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक भी हुई थी। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आज़ाद 8 मेंबर भी थे, जो मैंने आपको बताया है। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एक साथ चुनाव होने की प्रक्रिया देख रहे थे। यहाँ पे क्या क्या बताया गया है, अनुच्छेद अलग अलग इससे क्या जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 83 या संसद के दोनों सदनों की अवधि से जुड़ा हुआ है, यानी कि लोकसभा और साथ ही साथ राज्य की विधानसभाओं के। तो यहाँ पे अगर कोई भी वन नेशन वन इलेक्शन में चेंज किया जाएगा तो ये सारे अनुच्छेद भी बदले जाएंगे। अनुच्छेद 85 या राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के विघटन से जुड़ा हुआ है। 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 174 या राज्य विधानसभाओं के विघटन से जुड़ा हुआ है। ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं when it comes to articles। अनुच्छेद 356 की बात करें तो ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से भी जुड़ा है। इसके अलावा अगर बात करें समिति में, अगर बात की जाए समिति ने क्या क्या कहा है, पहली बात तो कहा है कि जितने अनुच्छेद बताए गए हैं उसमें संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए संविधान संशोधन के लिए राज्यों की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि जितने भी अनुच्छेदों में चेंज करना है, बदलाव करने हैं, वहाँ पे हमको राज्य की विधानसभाओं को की मंजूरी लेनी ज़रूरी नहीं है। स्थानीय निकाय चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के राज्य विधानसभाओं के चुनावों के 100 दिन के भीतर हो जाएंगे, ताकि एफिशिएंसी बढ़े। इसके लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होगी। एकल मतदाता सूची बनेगी जो राज्य विधानसभाओं साथ ही साथ लोकसभा के लिए होगी। सरकार के तीनों स्तरों के चुनाव के लिए इसका उपयोग होगा, ताकि भारत का चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोगों से परामर्श में एकल मतदाता सूची तैयार कर सके।
उसके बाद सदन में अविश्वास, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, तब क्या होगा? सदन में अविश्वास या अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी कोई भी घटना होती तो सदन के शेष कार्यकाल के लिए नई लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के गठन के लिए नए चुनाव कराए जाने चाहिए। अगर रसद आवश्यकताओं को पूरा करने की बात हो तो समिति ने सिफारिश की है कि रसद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत का चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोग से परामर्श करेगा और अग्रिम रूप से योजना बनाएगा। जनशक्ति, मतदान कर्मियों, सुरक्षा बलों, ईवीएम, वीवीपीएटी, ये सारी चीज़ें और लॉजिस्टिकली तेज करनी पड़ेगी। चलिए अब कोविंद समिति के बारे में क्वेश्चन है, उससे देखते हैं। कोविंद समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी पिछले साल 2 सितंबर को बनी थी। 23 सितंबर 2023 को दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक हुई है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।